Hello students, today's our topic is the next chapter of properties of bulk matter, that is hydrostatics. Okay, तो properties of bulk matter में हम next point पढ़ रहे हैं hydrostatics, और ये सब कुछ जो हम पढ़ रहे हैं वो fluid के अंडर आता है. What is fluid? Actually ये जो topics हैं ना ये सारे fluid mechanics में आते हैं. तो fluid क्या है? Fluid is the state or the state of matter which can flow. Okay, so which can flow is called fluid. Which can flow, तो जो फ्लो हो सकता है उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं. अच्छा, लिक्विड कैन फ्लो एंड गैसेस ऑल्सो. तो लिक्विड और गैसेस को कंबाइंड हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं. जिसमें हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ना है. इस वर्ड को देखो तो ये दो से मिलके बना है. फर्स्ट इज हाइड्रो and other is statics. So what is the meaning of hydro? It is water. Okay, synonym of water. वाटर, यहाँ मैंने हाइड्रो वाटर या चैप्टर का नाम हाइड्रोस्टैटिक्स क्यों रखा गया? हाइड्रो का मतलब वाटर जो है वो एबंडेंट लिक्विड है प्रेजेंट एट अर्थ. तो अगर हम किसी लिक्विड की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में हमारे वाटर आता है, इसलिए आप इसको हाइड्रोस्टैटिक्स कर सकते हो. नहीं तो ये लिक्विड कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है वाटर ही हो, कोई भी लिक्विड हो सकता है. लेकिन सबसे ज़्यादा जो अमाउंट में प्रेजेंट है दैट इज वाटर, हेंस दिस इज हाइड्रोस्टैटिक्स. एंड दिस स्टैटिक्स वर्ड जो है उसका मीनिंग होता है रेस्ट. सो आप बोल सकते हो वाटर एट रेस्ट या फिर लिक्विड एट रेस्ट, एक ही बात है. ओके, तो वाटर एट रेस्ट हो या लिक्विड एट रेस्ट हो, ऐसी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक्स बोलते हैं. अब अगर किसी आपके पास कंटेनर है, कोई सपोज करो ये कंटेनर है, ये किसी पर्टिकुलर वी वॉल्यूम का कंटेनर है जिसके अंदर लिक्विड आपका टॉप तक फिल्ड है, तो ऑब्वियसली जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम भी वी होगा, क्योंकि उसने कंटेनर की शेप को क्या किया हुआ है? फुली फिल्ड. तो कंटेनर में वो फुली फिल्ड है, तो उसका वॉल्यूम भी वही होगा जो इस कंटेनर का होगा. तो ये अभी रेस्ट में है. ओके, अभी रेस्ट में रहते हुए ये क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करने वाला है? प्रॉपर्टीज का मीनिंग मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि ये कितना इस कंटेनर की वॉल्स पे क्या कर रहा होगा? ये प्रेशर लगा रहा होगा, सपोज फोर्स लगा रहा है ये इसको, ये क्या कर रहा होगा? यहाँ से ये इस तरह से प्रेशराइज कर रहा होगा लिक्विड. ठीक है, इसके अंदर अगर मैं कोई बॉडी डिप करूंगा तो ये उसको भी कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, दिस लिक्विड. ये हर तरफ से इसको दबाने की कोशिश करेगा. ये हम पढ़ भी चुके हैं, पढ़ा है ना हमने इसको. तो ये हाइड्रोलिक स्ट्रेस जैसे हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, तो ये इसको दबाने की. तो लिक्विड की ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो ये रेस्ट में रहते हुए शो करता है, वो सभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, तो सबसे पहले एक प्रॉपर्टी उठा लेते हैं, दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रस्ट? इट इज अ फोर्स which applies in normal direction. It applies in normal direction. तो लिक्विड क्या करता है? लिक्विड हमेशा नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है. सपोज हमने यहाँ ये लिक्विड लिया, जिसके अंदर मैंने ये बॉडी डिप कर दी, सपोज कोई स्फेरिकल बॉल है, तो ये लिक्विड क्या करेगा? इसको हर तरफ से इस तरह देखो नॉर्मल डायरेक्शन में क्या करेगा? ये दबाने की कोशिश करेगा इसको. तो अगर आप इसका टॉप मोस्ट लेयर देखो, ये टॉप मोस्ट लेयर, तो इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है. नॉर्मल का मीनिंग यहाँ पर परपेंडिकुलर है. तो ये आपके पास जो फोर्स है ये भी यहाँ नॉर्मल है. दिस फोर्स इज ऑल्सो नॉर्मल टू द सरफेस एंड दिस फोर्स इज ऑल्सो नॉर्मल टू द सरफेस. तो जो फोर्स है वो नॉर्मल डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, पर्टिकुलर एरिया पे अप्लाई हो रहा होगा. ठीक है, तो जो ये वाला फोर्स है जो हमेशा नॉर्मल डायरेक्शन में होता है, तो इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? थ्रस्ट बोलते हैं. जो कि फ्लूइड्स ऐसा ही फोर्स अप्लाई करते हैं. नहीं, हम नॉर्मली फोर्स भी बोल सकते थे इसको. ठीक है, थ्रस्ट को नई एक टर्म को यहाँ इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत क्यों हुई? क्योंकि फोर्स किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन थ्रस्ट इज ऑलवेज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन. ओके, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मतलब नॉर्मल डायरेक्शन में अगर होगा तो वो ऑब्वियसली फ्लूइड ही कर सकता है. क्योंकि हम अगर कोई मैकेनिकल फोर्स लगाते हैं तो उसकी डायरेक्शन जरूरी नहीं है हर बार सरफेस के नॉर्मल हो.
वो वेरी कर सकती है, वो किसी एंगल थीटा पे हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमने वेक्टर्स पढ़ा हुआ है, तो ये आपके कोई फोर्स है वो इस थीटा एंगल पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो थीटा एंगल पे अप्लाई हो रहा है, तो इसका मैं यूज़ करूँगा आगे आने वाले इस अभी टॉपिक्स में, इसीलिए मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ इसको। सो दिस फोर्स इज एट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो मैंने क्या किया, इस थीटा के साथ में अपने इस फोर्स को क्या करता हूँ मैं कंपोनेंट मतलब रिजॉल्व करता हूँ। तो ये जो फोर्स है थीटा के साथ, इसका जो कंपोनेंट होगा वो होगा एफ कॉस थीटा, और इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा फोर्स का वो होगा एफ साइन थीटा। तो ये जो फोर्स है एफ, ये दो पार्ट्स में रिजॉल्व हुआ। एक हुआ, बोलते हैं इसको थीटा का कंपोनेंट, या फिर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इस इट इज एफ एच, एंड दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट, दिस इज एफ वी। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो है आपका एफ वी, दैट इज एफ साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो है आपका एफ एस, दैट इज एफ कॉस थीटा। तो कोई भी वेक्टर है उसका थीटा डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वो उस वेक्टर को लिखो, मैग्नीट्यूड लिखो, साथ में कॉस थीटा लिखो, और उसका जो परपेंडिकुलर होगा, जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो है वेक्टर लिखो, साथ में साइन थीटा लिखो। ओके, तो इस तरह से हम फोर्स किसी एंगल पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन थ्रस्ट ऐसा नहीं है। थ्रस्ट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये कोई लिक्विड या गैस मतलब फ्लूइड ही अप्लाई करते हैं। अगर हम नॉर्मली किसी फोर्स को ऐसे अप्लाई करें तो नहीं, हम फ्लूइड में ही इस फोर्स को क्या बोलेंगे, थ्रस्ट बोलेंगे, ठीक। चलिए, अब इस बात पे एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन उठता है क्या, कि क्या ये बात सही है कि थ्रस्ट इज ऑलवेज दैट फोर्स विच इज नॉर्मल टू द सरफेस। तो हमने क्या किया, सपोज ये कोई सरफेस है बॉडी का, थ्री डायमेंशनल शेप बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। दिस इज ए बॉडी विच इज डिप्ड इन लिक्विड। तो ये अपर सरफेस है, ये रहा अपर सरफेस। ये मैं 1 मिनट हम ट्राई कर लेते हैं इसको किसी दूसरे कलर से ड्रॉ करने की, ओके, जिससे ये सरफेस थोड़ा सा अलग से शो हो जाएगा। दिस इज द सरफेस, ये रहा वो सरफेस, ये डार्क कर दिया मैंने। तो दिस इज द सरफेस, टॉप सरफेस है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इस पर क्या हो रहा होगा, जो लिक्विड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको क्या कर रहा होगा, प्रेशराइज कर रहा होगा, फोर्स इसका नॉर्मल डायरेक्शन में होगा। लेकिन मैंने माना कि नहीं, ऐसा नहीं है। हमने मान लिया कि वो किसी एंगल पे अप्लाई हो रहा है, सपोज इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, हालांकि ये गलत है। तो मैं एक गलत बात को कंसीडर करके, एक रॉन्ग स्टेटमेंट कंसीडर करके मैं उसे क्या करूँगा, रॉन्ग प्रूव कर दूंगा। तो जो एक्चुअल बात है वो ठीक प्रूव हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं कैसे होता है। तो लिक्विड मैंने माना किसी एंगल थीटा पे इस सरफेस को क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। मतलब थ्रस्ट नहीं है, ये किसी एंगल पे है, नॉर्मल नहीं है, किसी एंगल पे है। तो ये जो सरफेस है ये भी इसको क्या कर रहा होगा, इक्वल फोर्स से क्या करता होगा, अपोज कर रहा होगा। इधर से फोर्स आया लिक्विड की तरफ से ऐसा, तो यहाँ से इस सरफेस ने इसको क्या कर दिया, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्ट कर दिया। तो ये रिएक्शन आया, हाँ ना। रिएक्शन मैग्नीट्यूड में उस फोर्स के इक्वल ही होगा जो फोर्स अभी आ रहा था, तो मैंने इसको एफ ही लिखा है। रिएक्शन है, हालांकि ये एंगल है थीटा। तो अगर किसी एंगल पे कोई वेक्टर अप्लाई होता है तो हमने पढ़ा हुआ है, हम क्या कर सकते हैं, उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, जैसा अभी हमने इस केस में देखा था। तो थीटा के साथ कंपोनेंट और थीटा के परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम दोनों डिफाइन कर सकते हैं। थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होता है एफ कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है एफ साइन थीटा। अब शुरू होती है मेन कहानी इसकी। क्या मतलब है इसका, देखो हमने क्या किया, एफ होना चाहिए था कैसा, नॉर्मल डायरेक्शन का, लेकिन नहीं माना। हमने क्या कहा इसको, नहीं नॉर्मल नहीं है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पे है। तो जो अपोजिट रिएक्शन होगा वो मैग्नीट्यूड में उसके इक्वल होगा, तो वो भी उसी डायरेक्शन पे होगा। तो इधर माना, तो इसी के अपोजिट फोर्स सब ऑब्जेक्ट ने लिक्विड को क्या कर दिया, अपोज कर दिया एफ फोर्स से। तो थीटा एंगल पे था, तो इस फोर्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, कंपोनेंट कर दिया रिजॉल्व। ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज एफ एच, एंड दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट, दिस इज एफ वी। सो एफ एच इज एफ कॉस थीटा। ओके, इसकी बात कर लेते हैं। सो दिस इज एफ कॉस थीटा, इट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अच्छा, ये बात हमें पता है कि
जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है बॉडी उस डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट कर देती है। ठीक बात है। तो अगर लिक्विड में इस डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा लग रहा है, लग रहा है ना, ये हमने देखा, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, बस शो कर रहा हूँ, इधर लग रहा है। तो ये जो यहाँ ऑब्जेक्ट के ऊपर ये लिक्विड पे जो फोर्स लग रहा है, तो ये लिक्विड का ये वाला जो मॉलिक्यूल है, या रास्ते में ये वाला मॉलिक्यूल होगा, या ये वाला मॉलिक्यूल होगा, ये वाला मॉलिक्यूल होगा, इन सभी पे फोर्स लग रहा है एफ कॉस थीटा इस डायरेक्शन में। तो लिक्विड के ये मॉलिक्यूल्स इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो जाना चाहिए था, मतलब वो चलना शुरू कर देते अब तक। तो जो इसके अंदर मुझे लिक्विड दिखाई दे रहा है वो मोशन में दिखना चाहिए ना कि रेस्ट में। क्यों? एक एफ कॉस थीटा जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में हमेशा लग रहा है। तो अगर ऐसा होता तो इस लिक्विड, इस ग्लास या इस कंटेनर के अंदर का लिक्विड कभी रेस्ट में नहीं हो सकता था, वो हमेशा किसी ना किसी डायरेक्शन में मोशन करता हुआ दिखाई देता। क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। इट मीन्स हमें पता है कि लिक्विड अपने आप तो मूव करता नहीं है, सो एफ कॉस थीटा मस्ट बी जीरो। क्यों? ये कंपोनेंट आपका जीरो होगा क्योंकि ऐसा कोई मोशन नहीं होता, ये जीरो होगा। फोर्स तो लिक्विड लगा रहा है इसलिए एफ कांट बी जीरो, हैंस कॉस थीटा मस्ट बी जीरो। या तो एफ जीरो होगा या कॉस थीटा जीरो होगा, इन दोनों में से एक भी जीरो है तो मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। एफ जीरो हो नहीं सकता क्योंकि लिक्विड तो फोर्स लगा रहा है। एफ कॉस कॉस थीटा जीरो हो सकता है, और कॉस थीटा जीरो का मतलब है कॉस थीटा की वैल्यू जीरो तब आती है जब कॉस 90 होता है, सो थीटा इज 90। तो आप थीटा को 90 करो, ये केस पॉसिबल है। ये रहा आपकी वो बॉडी जो लिक्विड के अंदर डिप्ड है, ठीक है, ये रही वो बॉडी, ये सरफेस है, और सरफेस पे 90, हॉरिजॉन्टल से 90, इसका मतलब ये है वो डायरेक्शन फोर्स की। अगर ये डायरेक्शन फोर्स की है, ये फोर्स कौन है? ये रिएक्शन है जो बॉडी लगा रही है, तो जरूर लिक्विड ऊपर से नीचे इसी डायरेक्शन में क्या कर रहा होगा? इस सरफेस को दबा रहा होगा। सो दिस इज द डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन हमेशा सरफेस के क्या है? परपेंडिकुलर है। यही हमने बोला कि फोर्स विच अप्लाइज इन ऑलवेज नॉर्मल डायरेक्शन इज कॉल्ड थ्रस्ट। तो लिक्विड हमेशा नॉर्मल डायरेक्शन में ही क्या करता है? फोर्स अप्लाई करता है किसी भी बॉडी पर। ओके, ये बात क्लियर हुई है कि जिससे हमें ये पता लगेगा कि ये जो कोई भी बॉडी है उस पे फोर्स हमेशा कैसा आ रहा है? ये इस तरह नॉर्मल डायरेक्शन में आ रहा है, हमेशा सरफेस के क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, ये थीटा वाला कॉन्सेप्ट हमने फेल प्रूव कर दिया। ओके, चलिए, तो प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड क्या प्रेशर अप्लाई करता है किसी बॉडी पर, किसी बॉडी जो उसके अंदर डिप्ड है उस पर? तो pressure is again the same relation, that is force by area. Okay, and unit will be Newton per meter square. So this is pressure is equal to force upon area. ठीक है, इसी को हम पास्कल बोल देते हैं। ठीक है, और इसके लिए जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा वो क्या आता है? m1 L-1 T-2। ये आपका होमवर्क है, हमने वैसे प्रेशर का पढ़ा हुआ है हमने यूनिट एंड डायमेंशन में, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार डिराइव करके यहाँ जरूर देखोगे। तो ये जो प्रेशर है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक हमारे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, लेकिन फ़िलहाल मैं उस सेटअप में यूज़ हुए एक रिलेशन को आपके सामने नहीं रख सकता अभी, क्योंकि हमने अभी तक वो पढ़ा नहीं है। वैसे अगर आप समझना चाहो तो ये एक फिक्स रिजिड सपोर्ट है, ये आपका नीचे ये सरफेस है, इसमें कोई स्प्रिंग हमने लगा रखा है, ये आपके पास कोई मास है m। आप इसको पकड़ के क्या करते हो? या तो कंप्रेस करते हो या स्ट्रेच करते हो। सपोज करो मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया, ओके, तो फोर्स एफ से स्ट्रेच किया। तो जब इसको मैंने फोर्स एफ से स्ट्रेच किया तो जो आपका जो स्प्रिंग है ये क्या हो गया होगा? ऑब्वियसली एलोंगेट हो गया होगा, ये इस तरह खिंच गया होगा, और ये मास एम यहाँ पहुँच गया। तो ये जो इन दोनों के बीच में सेपरेशन है, दिस इज एक्स, तो एक्स डिस्टेंस से ये स्प्रिंग एलोंगेट हो गया, फोर्स एफ। यहाँ फोर्स मत दिखाओ क्योंकि अभी तो लगाया नहीं ना, जब लगाया तो एलोंगेट हो गया। यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ जैसे ही फोर्स लगाया एफ, ये एलोंगेट हो गया। कितना हुआ? एक्स हुआ। मतलब इसकी जो एल लेंथ थी वो एल तो ये है, और एक्स एल प्लस एक्स इसकी लेंथ हो गई। ओके, सो दिस फोर्स इफ इट इज मच लार्जर तो एक्स ऑल्सो विल बी मच लार्जर। ठीक बात है। अगर फोर्स कम होगा तो ये एक्स मतलब एलोंगेशन भी कम होगा। तो मैं लिख सकता हूँ ना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। पढ़ा हुआ ना हुक्स लॉ, ये वही तो है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब जो
कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर वो ज़्यादा है तो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज भी ज़्यादा होगा। चेंज यहाँ मैं x ले रहा हूँ और रिस्पॉन्सिबल है फोर्स, सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, दैट इज लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। ये हमने पहली फॉर्म हमने यही पढ़ी थी, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन से भी पहले लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। तो लोड है यहाँ फोर्स है, एक्सटेंशन है x, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये जो स्प्रिंग है मैंने एल्यूमिनियम का लिया या कॉपर का लिया या आयरन का लिया, ये 3 मटेरियल ले लिए, तो जो एल्यूमिनियम में मैंने 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, कॉपर के स्प्रिंग पे भी 3 न्यूटन फोर्स लगाया और आयरन के स्प्रिंग पे भी 3 न्यूटन फोर्स लगाया, क्या तीनों में ये एक्स इक्वल जनरेट होगा? आंसर है नो, नहीं। इट विल डिपेंड्स ऑल्सो अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ दिस स्प्रिंग। ये स्प्रिंग किस मटेरियल का बना हुआ है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी इलास्टिसिटी क्या है। ये जो फोर्स है ये बेशक आप तीनों केसेस में क्या कर सकते हो, इक्वल अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो ये एक्स होगा ये फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगा, लेकिन ये कितना होगा, दिस विल डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज मटेरियल्स। ओके, सो एफ इज इक्वल टू, जब मैंने इक्वल लगाया तो यहाँ कांस्टेंट आया के और एक्स एज इट इज, एंड दिस के इज, ये स्प्रिंग के बारे में हमें बताता है, स्प्रिंग किसका बना हुआ है, सो दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। ये बात समझ आ गई? इसको आप पढ़ोगे फर्दर चैप्टर जो हम शुरू करेंगे तो उनमें। ओके, अच्छा हमने क्या किया, प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, हमारे पास एक ये क्या कहते हैं इसको, एक आप डिवाइस मान लो, ठीक है। तो ये डिवाइस जो है ये आपका इस तरह का बना हुआ है, जैसे ये आपका ये चैम्बर है, इसका ये सिलेंडर है और ऊपर इसमें एक पिस्टन लगा हुआ, मूवेबल पिस्टन है, मतलब कि ये जो सरफेस है, ये छत जो मैंने अभी बनाई है इसकी, पिस्टन, इसे पिस्टन बोलते हैं, ये क्या कर सकता है, ऊपर नीचे मूव कर सकता है प्रेशर के अकॉर्डिंग। और नीचे मैंने इसमें एक स्प्रिंग लगा दिया, ये स्प्रिंग लगा दिया, स्प्रिंग का कांस्टेंट मुझे के पता है, ठीक है, इसकी मुझे लेंथ मैंने कैलकुलेट कर ली। अब मैंने इसको उठा के किसी लिक्विड में डिप कर दिया, और जैसे ही लिक्विड में डिप किया तो लिक्विड इसके ऊपर आ गया होगा। अब ये बड़े टैंक में रख दिया हमने, ये रहा बड़ा टैंक, लिक्विड ऊपर आ गया तो लिक्विड इसको क्या करेगा, प्रेशराइज करेगा, ये दब के यहाँ आ गया, तो ये स्प्रिंग है जो कंप्रेस हो गया। आप एक्स बता सकते हो, सो एफ इज इक्वल टू के एक्स, हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। फोर्स आ गया ना, बस आपको प्रेशर तो निकालना है, फोर्स अपॉन ये, आप देखो कितना एरिया है इसका, फोर्स अपॉन एरिया, आप प्रेशर बता सकते हो, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड या प्रेशर ऑफ लिक्विड, ठीक है। जितना ज़्यादा कंप्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा, जितना कम कंप्रेशन होगा उतना ही कम प्रेशर होगा। चलिए, अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो बहुत जगह हम आगे यूज़ करने वाले हैं बच्चों, और उसका नाम है डेंसिटी। डेंसिटी रिलेशन सभी को पता है, बहुत नॉर्मल है, वॉल्यूम मास अपॉन वॉल्यूम। सो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, ये बहुत नॉर्मल सा एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में। ओके, अच्छा डेंस, इसका आगे हम कैसे रोल यूज़ करेंगे, इसको कैसे हम, इसका रोल हमारे सामने आएगा। सपोज आपके सामने कोई कंटेनर है जिसमें कोई लिक्विड है, या आप सपोज करो कोई गैस है, लिक्विड मान लेते हैं m1 मास का, और दूसरे वाले में m2 मास का लिक्विड या गैस भरा हुआ है। ओके, इसमें डेंसिटी ρ1 है, इसकी डेंसिटी ρ2 है। हमने क्या किया, इनको मिक्स कर दिया, किसी बड़े कंटेनर में मिला दिया। अब जो आपके पास ये वाला जो लिक्विड आया है, इट इज ऑल एक्चुअली मिक्सचर ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लिक्विड 1 and 2। ओके, तो आपको क्या करना है, इस लिक्विड की जो ये रिजल्ट में आया है, एवरेज डेंसिटी डिफाइन करनी है। क्या होगी एवरेज डेंसिटी, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। ओके, आप इस केस में वॉल्यूम डिफाइन करो, तो मैंने V1 डिफाइन किया, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इधर आएगा, डेंसिटी डिवाइड करेगा मास को, मास ओवर डेंसिटी, मास है इसका m1, डेंसिटी है ρ1, इसका वॉल्यूम क्या होगा V2, m2 ओवर ρ2, ठीक है। आपके पास V1 V2 आ गया, आपके पास मास भी है, तो मास तो क्या हुआ होगा, इसका m1 मास है, इसका m2 मास है, जब ये दोनों मिले होंगे तो टोटल मास कितना हो गया होगा, m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय, और इसमें वॉल्यूम V1 कितना है,
m1 अपॉन रो वन, तो यहाँ आएगा m1 बाय रो वन प्लस इधर आएगा m2 बाय रो टू। दिस इज एवरेज डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर ऑफ द लिक्विड। ओके, ठीक है। अब आप इसमें डिफरेंट टर्म्स लगा सकते हो, जैसे इसके स्पेशल फॉर्म बना सकते हो, जैसे कि हमने बोल दिया कि दोनों ये मासेस हैं ना, ये एक से हैं, तो ये भी m होगा, ये भी m होगा, तो यहाँ m1 m2 मत लिखना, यहाँ m लिख लेना, नीचे भी m लिख लेना। डेंसिटी अलग अलग है, रो वन रो टू। ऐसा भी हो सकता है दो सेम डेंसिटी के मिला दिए, तो जो बनेगा उसकी भी डेंसिटी वही रहेगी, वो तो कोई क्वेश्चन नहीं बना। ठीक है, ऐसे आपके पास स्पेशल केसेस आएंगे, जैसे जैसे हमारे पास आएंगे हम वो यूज करते जाएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, अपना नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट? इट इज एक्चुअली रिलेटिव डेंसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटिव डेंसिटी। एंड द रिलेशन फॉर रिलेटिव डेंसिटी इज, फॉर्मूला क्या है बच्चों? पहले फॉर्मूला देखते हैं अच्छे से, उसके बाद इसका एक्चुअल मीनिंग समझेंगे। ठीक है, देखो जो फॉर्मूला है वो क्या है। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला ये कहता है कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और लिक्विड, सब्सटेंस लिख लूँ, चलो सब्सटेंस और ऑब्लिक लिक्विड लिख दिया मैंने, लिक्विड की ही बात करनी है एक्चुअली। ठीक है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। समझ आया फॉर्मूला? ये है फॉर्मूला। ठीक है, रिलेशन है, रिलेशन आपको इसको याद रखना है। रिलेटिव डेंसिटी इज, इट इज द रेशो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो रिलेटिव डेंसिटी एक्चुअली डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, 4 डिग्री सेल्सियस पे क्यों क्यों भाई जरूरी है 4 डिग्री सेल्सियस? कोई भी टेम्परेचर हो सकता है वैसे तो, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस इसलिए ज़रूरी है बिकॉज वाटर की डेंसिटी यहाँ पर मैक्सिमम होती है इस टेम्परेचर पे, और जो कि किसके इक्वल होती है? 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अच्छा, मैंने डेंसिटी की यूनिट डिफाइन नहीं की क्योंकि आप यूनिट डायमेंशन पढ़ के आए हो। ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मास अपॉन वॉल्यूम किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो रिलेटिव डेंसिटी इज एक्चुअली डेंसिटी ऑफ लिक्विड ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर। हमें पता है वो किस पे है? 4 डिग्री सेल्सियस। आप ये वैल्यू याद रखो, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या फिर 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दिस इज रिलेटिव डेंसिटी, सॉरी दिस इज डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। सो रिलेटिव डेंसिटी क्या हुआ भाई? इस लिक्विड की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है उसके रेस्पेक्ट में, तो आप डायरेक्ट ना यहाँ रो डब्ल्यू लिखने की बजाय यही लिखो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय 10⁻³। ठीक है, ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, ऊपर भी यूनिट आएगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, डाउनवर्ड भी आएगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जब सेम टर्म आ रही है तो कैंसिल हो जाएगी। सो रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट्स और डायमेंशंस। रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की नहीं होती, जैसे स्ट्रेन की नहीं होती, सिमिलर रिलेटिव डेंसिटी की भी नहीं होती। अब चलो इसको फिजिकली समझते हैं, इसका मीनिंग समझते हैं एक एग्जांपल से कि होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी एक्चुअली, चलो एग्जांपल ले लेता हूं मैं। एग्जांपल, कोई लिक्विड है जिसकी डेंसिटी, किसी लिक्विड की डेंसिटी आपने डिफाइन की, मुझे बताइए आपने, ये है 3000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, अब हमें पता है वाटर की डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस कितनी होती है? 1000 किलोग्राम पर मीटर। ये मुझे पता है, मैंने लिख दिया, ये आपको दिया हुआ है, दिस इज गिवन। आपको रिलेटिव डेंसिटी बतानी है, मतलब आपको डेंसिटी बतानी है लिक्विड की किसके रेस्पेक्ट में? वाटर के रेस्पेक्ट में। दिस इज स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड है, इसके रेस्पेक्ट में हम बताएंगे। तो क्या बताया हमने? डेंसिटी क्या लिखते हैं फॉर्मूला? डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 3000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कैंसिल आउट किलोग्राम पर मीटर क्यूब, कैंसिल आउट 3 zeros, and it is 3।
सो रिलेटिव डेंसिटी इज जस्ट ए नंबर, ये आया 3 आया, इसका मतलब क्या हुआ? अब आप यहाँ देखो, आपको पता है रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, ये हमें पता है। तो रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू इस केस में आई 3, मैंने लिख दिया आर डी की जगह 3 लिख दिया रिलेटिव डेंसिटी की जगह। सो डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो लिखूंगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। इसका मतलब आप समझ रहे हो, यही है इसका फिजिकल मीनिंग। मतलब जो लिक्विड अभी आपको दिया हुआ है उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से 3 गुना ज़्यादा है, 3 टाइम्स ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब अगर आपके पास एक छोटी सी इतनी बड़ी शीशी है कोई, ठीक है, ये कोई आपके पास कंटेनर है, इसमें आपने क्या कर दिया, वाटर भर दिया, और सेम उतनी ही बड़ी आपने कंटेनर में ये वाला लिक्विड भर दिया, ये वाला लिक्विड, ठीक है। तो इन दोनों का मतलब क्या हुआ, ये इसमें वाटर है इसमें लिक्विड है, तो क्या डिफरेंस निकलेगा? वॉल्यूम तो सेम है, वॉल्यूम तो सेम है। तो आप ये इस वाले का जब आप वजन करोगे ना, तो वो वाटर के इस वाले कंटेनर के वजन से 3 गुना भारी मिलेगा। मतलब अगर ये आपका x है तो ये 3x है, इट मीन्स x kg है तो ये 3x kg मिलेगा। ये आपका 5 है तो ये 15 किलो मिलेगा, ये इतना भारी मिलेगा, क्योंकि इसका मास, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम रख दिया, डेंसिटी क्या है 3 गुना ज़्यादा आ रही है, तो मास ही तो है वो 3 गुना ज़्यादा, क्योंकि वॉल्यूम तो फिक्स है। सो दिस इज द मीनिंग। अगर आपको फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, हम उल्टे क्रम में चलते हैं, मतलब अभी हमने उससे जिस रूट से आए हैं उसके उल्टे रूट पे जाएंगे। एग्जांपल क्या है, मैंने बोला आपको कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड इज 2, सो फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड। अगर किसी लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी 2 है तो उस लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी? हमें पता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, यही तो है ना फॉर्मूला, देखो दिस इज द रिलेशन, यहां से निकाल दो आप। ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड किसके बराबर होगा? रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, तो यहां भी हमने वही किया। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 2 इंटू 10⁻³ होती ना वाटर की, तो ये आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखो 2 गुना किसके कंपैरिजन में? वाटर के कंपैरिजन में। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। और न्यूमेरिकली अगर आपसे पूछा जाएगा तो न्यूमेरिकली कई जगह हम वर्ड यूज करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो न्यूमेरिकली इनकी वैल्यूज सेम होती हैं, मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ओके। तो वैसे हम न्यूमेरिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी को यूज कर सकते हैं या फिर रिलेटिव डेंसिटी को यूज कर सकते हैं। क्लियर है, ये बात समझ आ गई होगी आपको। तो रिलेटिव डेंसिटी का हम यूज करेंगे आगे, इसलिए हमने अभी इसको किया, ओके। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है बच्चों, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। किसी कंटेनर में, किसी भी कंटेनर में, सपोज हमारे पास ये कोई कंटेनर है, इसमें लिक्विड फिल्ड है, वाटर फिल्ड है ऑब्वियसली, है ना, अबंडेंट लिक्विड इज वाटर एट अर्थ। तो हमने क्या किया, इसके अंदर कोई बॉडी डिप की, सपोज मैंने कोई सिलेंडर डिप कर दिया, ये रहा वो सिलेंडर, बहुत ज़्यादा कोई मैथमेटिक्स नहीं है इसमें, सिंपल सी बात है। ये जो कंटेनर है इसका मास है m, ओके। मास अगर m है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, इसका वेट लग रहा होगा, w किसके बराबर होता है? mg के बराबर होता है। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में वजन लग रहा है, मैंने माना कि ये यहाँ पर जाके क्या हो जाता है, स्टेशनरी हो जाता है, स्टैटिक फॉर्म में आ जाता है, रुक जाता है। तो इसका जो अपर सरफेस है उसे देखो, लोअर सरफेस को देखो। अपर सरफेस पे ऊपर से क्या हो रहा होगा, इसके ऊपर प्रेशर आ रहा होगा लिक्विड का P1, फोर्स पर यूनिट एरिया। ऐसे ही नीचे से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लिक्विड नीचे से ऊपर की तरफ लगा रहा होगा, दिस इज P2। तो डाउनवर्ड से ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में P2। तो P1 और P2 ये ऐसे उसके टॉप और बॉटम पे इस तरह से प्रेशर लिक्विड की वजह से अप्लाई हो रहे होंगे, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, वेट भी लग रहा है, दैट इज mg।
ठीक है, ये बातें तो हमने पढ़ी हुई हैं। तो ये जो P1 है ये किसके इक्वल होगा, ये कोई F1 फोर्स है, फोर्स अपॉन एरिया, और एरिया मैंने सिलेंडर का सेम माना है तो वो यूनिफॉर्म इसकी शेप मानी है, तो P2 क्या होगा, F2 ओवर एरिया होगा। तो यहाँ ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है F1 और नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है F2। देखो ऊपर की तरफ फोर्स की डायरेक्शन में दिखाता हूँ तुम्हें, ये है, और नीचे वाले ये डायरेक्शन है F1 की, और नीचे की तरफ से लग रहा है ऊपर की तरफ, ये डायरेक्शन है F2 की, और नीचे की तरफ एक और चीज लग रही है, ये लग रहा है वेट। वेट भी तो फोर्स है। तो अगर मैं यहाँ इस बॉडी को मानता हूँ कि ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि ये रुकी हुई है, तो ये टोटल जो फोर्सेज है इनका सम क्या हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा। सही बात है, तभी तो जीरो। अगर मान लो कहीं कुछ रिजल्टेंट निकल रहा हो, जीरो ना होता हो, तो ये उस डायरेक्शन में क्या कर देगा, मोशन मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे कि जो नीचे की तरफ जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको ये अकेला जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है ये बैलेंस कर रहा होगा। तो देखो नीचे की तरफ कौन कौन लग रहा है, F1 और प्लस mg, ये डाउनवर्ड लग रहे हैं, और माइनस F2, और ये सब मिलके क्या हो रहे हैं, जीरो हो रहे हैं। तभी तो ये बॉडी स्टेशनरी है। बहुत सिंपल सा हमारा ये कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम का, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे, देखो F1 की वैल्यू निकालो, P1 इंटू ए, P1 इज इक्वल टू F1 अपॉन ए, सो F1 इज इक्वल टू P1 इंटू ए। सिमिलरली F2 इज इक्वल टू P2 इंटू ए। तो मैंने यहाँ F1 की जगह रखा P1A प्लस mg माइनस P2A बराबर जीरो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ मास जो इसका हमने mg माना है इस सिलेंडर का, इसको देखो हम क्या मॉडिफाई करते हैं, कैसे। इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, ये जो क्रॉस सेक्शनल जो ऊपर सरफेस दिखाई दे रहा है, देखो ए माना हुआ ना एरिया, तो इसका एरिया तो हो गया ए, और इसकी हाइट मैंने सिलेंडर की मान ली h, तो h a इंटू एच तो हो गया वॉल्यूम। देखो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मुझे मटेरियल की डेंसिटी पता है ये किस मटेरियल का बना हुआ है, तो मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये तो हो गया a इंटू एच, ए इंटू एच तो हो गया वॉल्यूम, और डेंसिटी रो से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या आ गया, मास आ गया। ये मास आ गया ना, मास की जगह आप ये वैल्यू पुट कर सकते हो, P1A प्लस ए एच रो, तो m की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, h रो a, और ये आ गया g, ये g माइनस P2A इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। कोई एक्सट्रीम हमने कोई साइंस यूज नहीं की, सिंपल हमने वैल्यूज पुट करी है, हो गया ये। यहाँ से देखो a कॉमन आके जीरो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। P1 माइनस P2 प्लस एच रो जी बराबर जीरो, मैंने ऐसे लिख लिया इसको, P2 को इधर लिख लिया, एच रो जी मैंने यहाँ लिख दिया। सो दिस इज P1 माइनस P2 इज इक्वल टू माइनस एच रो जी, एंड विच इज P2 माइनस P1 इज इक्वल टू एच रो जी, एंड दिस इज द डिफरेंस इन प्रेशर। P2 लग रहा है बॉटम पे, P1 लग रहा है टॉप पे। P2 माइनस P1 की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब P2 बड़ा है, P1 छोटा है। लिख सकते हो ना ऐसे, देखो P2 बराबर P1 प्लस एच रो जी। तो P2 P1 के तब बराबर हुआ जब आपने एडिशनल इतना प्रेशर जोड़ दिया। ये प्रेशर है, एच रो जी भी प्रेशर ही होगा, एच रो जी भी तो प्रेशर ही होगा, तभी तो इसमें ऐड हो रहा है। सेम क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ये हमने डायमेंशनल फार्मूला का एप्लीकेशन पढ़ी हुई है। तो P2 P1 के इक्वल तब है जब एच रो जी जोड़ा हुआ, इट मीन्स P2 इज ग्रेटर देन P1। तो आपके पास लिक्विड ये है, सपोज आपके पास ये कोई कंटेनर है और इसमें लिक्विड फिल्ड है, ठीक है, लिक्विड भरा हुआ है, ये आपके पास सिलेंडर है। मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा रहा हूँ, इनके बीच में जो टॉप और बॉटम मतलब हाइट है जो सिलेंडर की वो h है, ये इसका टॉप सरफेस है और ये इसका बॉटम सरफेस है, ठीक है। ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है। ऊपर से नीचे की तरफ जो प्रेशर लग रहा है वो लग रहा है P1 और नीचे की तरफ से लग रहा है P2। तो P1 और P2 में जो डिफरेंस है ना वो h रो जी का है, मतलब h मतलब कितना तो उनके बीच में गैप है और किस डेंसिटी का है, और g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। समझ में आ रहा है। तो h रो जी, दिस इज द चेंज इन प्रेशर बिटवीन टू लेवल्स,
एक लेवल ये है, एक लेवल ये है, इनके बीच में जो चेंज है वो कितना, डिफरेंस कितना, एच रो जी। तो P1 और P2 के बीच में डिफरेंस है एच रो जी। तो P1 में एच रो जी जब जुड़ा तब आप कहाँ पहुंचे, P2 पे पहुंचे। समझ आ रही बात? सो दिस इज कॉल्ड the pressure difference between 2 points P2 minus P1 is equal to H rho g, hence this is gauge pressure। क्या कहलाते हैं, कहते हैं इसको गेज प्रेशर। ये वो प्रेशर है जो किसी दो पॉइंट्स के बीच में क्या करता है, डिफरेंस है, प्रेशर का डिफरेंस है लिक्विड के इनसाइड। तो अगर ये आपके पास जो सिलेंडर हमने माना था, किसी मटेरियल का सिलेंडर जो हमने माना हुआ था, ये एक्चुअली अब जब इस लिक्विड के इनसाइड ही इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो हम मान सकते हैं कि इसकी डेंसिटी, अब जब इसी में फ्लोट कर रहा है तो इसकी डेंसिटी ये किसके इक्वल है, लिक्विड के इक्वल है। तो ये जो डेंसिटी मैंने रो यूज की है, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज हाइट ऑफ कॉलम, या हाइट ऑफ कॉलम बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं बच्चों, दिस इज द डिफरेंस, इट इज डिफरेंस, इट इज डिफरेंस बिटवीन लेवल्स। आप किन दो लेवल्स के बीच में प्रेशर निकालना चाहते हो, डिफरेंस निकालना चाहते हो, ये दो, इन दोनों के बीच का गैप हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये था, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का गैप निकालना चाहते हो, तो ये जो हाइट ये है, यही आपका क्या है, डिफरेंस है। ये जो है, ये लिक्विड की डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिसमें आपका जो हमने ये कंसीडर किया है डिप हुआ। ठीक है, एंड दिस जी इज, सबको पता है, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, acceleration due to gravity। ओके, सो दिस एच रो जी इज प्रेशर डिफरेंस। तो अब एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, आप इसको सोचेंगे ज़रूर। क्या ये आपके पास कोई सिलेंडर है जिसमें लिक्विड फिल्ड है, कंटेनर है, लिक्विड फिल्ड है, तो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, यहाँ प्रेशर है आपका 3 पास्कल, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, और यहाँ ये जो आपके पास ये जो हाइट है ये एच है, लिक्विड की डेंसिटी रो है। ठीक है, ये जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी रो है। तो यहाँ ये पॉइंट है पी पे आपको प्रेशर बताना है, इस ए पॉइंट पे आपको प्रेशर बताना है। तो क्या लिखोगे, प्रेशर एट ए इज इक्वल टू, इस पॉइंट को क्या मानो, चलो इस पॉइंट को आप मान लो कोई बी पॉइंट मान लो, तो प्रेशर एट बी प्लस ये जो गैप है ये कितना है, एच, लिक्विड की डेंसिटी है रो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो जो P एट A होगा वो होगा 3 प्लस एच रो जी। एच रो जी की वैल्यू जो भी आएगी, जो भी आपको गिवन होगा, उसे 3 में ऐड कर देना, यहाँ की वैल्यू आ जाएगी। ये समझ आ गया? दिस इज कॉल्ड वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। आप लिक्विड में इनसाइड जैसे जैसे मूव करते जाओगे आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये H है, ये बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे H बढ़ेगा वैसे वैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। ओके, चलिए बाकी टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।